हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा जो अपने 10-15 दिन का जो क्लासों में अंतराल आया उसके लिए। उसका कोई कारण था, कारण ये था कि मेरे पास जो बोर्ड था वो किसी और का था और जब उसके काम आया तो वो अपना बोर्ड लेके चला गया और मैं वापस नया बोर्ड अपने एक दोस्त से लेकर आया। तो आज से अपनी क्लासें निरंतर जारी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे मेवाड़ के गोहिलों के बारे में। हमने बात कर ली थी मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे मेवाड़ का जो प्रारंभिक शासकों में सबसे महान शासक है, बप्पा रावल। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, सीधा अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे बिना टाइम खर्च किए। तो अपना जो टॉपिक है वो है बप्पा रावल। जो ये बप्पा रावल ये प्रारंभिक शासकों में सबसे महान शासक माने गए। बप्पा रावल, इन्हीं को बापा रावल भी कहते हैं। बप्पा रावल। अगर इनके बारे में हम शुरुआती इनके जीवन को देखें तो कहते हैं कि इनके पिता का नाम नागादित्य था। क्या नाम था इनके पिता का? नाम नागादित्य। नागादित्य इनके पिता का नाम था, जो कि कहाँ के? ईडर के शासक थे। ईडर कहाँ? गुजरात में स्थित है ये। ईडर के शासक थे नागादित्य। तो नागादित्य जो ईडर के शासक थे, ये जो घटना है ये कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है ये बात। तो कुछ आक्रमणकर्ताओं ने वहां पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में नागादित्य मारा गया। नागादित्य जब मारा गया तो इनकी पत्नी जो थी वो वहां से अपने 3 वर्षीय बालक को लेकर वहां से निकल गई। और वो कहते हैं कि जो कमलावती के वंशज थे उनके पास वो उस बालक को लेकर गए। कमलावती के वंशज जो बड़नगरा के थे। जब ये वहाँ पर कमलावती के वंशजों के पास बालक को लेकर गए तो कमलावती के जो वंशज थे वो वहाँ के आसपास के जो भील जाति थी उसके आतंक से परेशान थे। जब ये वहाँ के आतंक से परेशान थे तो ये उस बालक को नायक के जंगलों में लेकर गए। कहाँ? नायक के जंगल। इन नायक के जंगल में उस बच्चे को लेकर गए और कहते हैं कि वो बच्चा कौन? बप्पा रावल वहाँ पर ब्राह्मणों की गायें चराने लगा। जब वो ब्राह्मणों की गाय चराने लगा तो धीरे धीरे वो एक ऋषि के संपर्क में आया। उस ऋषि का नाम था हारित ऋषि। कौन? हारित ऋषि। हारित ऋषि ये इनकी गायें चराने लगा और इनकी सेवा करने लगा और इनको अपना उन्होंने गुरु मान लिया। कहते हैं कि धीरे धीरे इनकी सेवा करता रहा। जैसे बप्पा रावल बड़ा हुआ तो वो वहीं पर चित्तौड़ का जो एक शासक था महानमोरी, उसकी सेवा में चला गया। अब जब वो उसकी सेवा में चला गया तो उसी टाइम चित्तौड़ पर अरब आक्रांताओं ने हमला किया। जो अरब आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने जब चित्तौड़ पर हमला किया तो उस हमले का जवाब देने के लिए चित्तौड़ में कोई भी तैयार नहीं था। तो कहते हैं कि बड़ी वीरतापूर्वक बप्पा रावल ने उस सेना का मुकाबला किया और उस सेना को वहाँ से पराजित करके भगा दिया। और इसी के बाद बप्पा रावल ने मान मौर्य को भी पराजित करके चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ये तो थी बप्पा रावल की प्रारंभिक जीवनी। अब कैसे उन्होंने सेवा की, क्या क्या नहीं, कितनी कहानी है क्या नहीं, ये अपने एग्जाम की दृष्टि से 1% भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने लायक है। फालतू चीज़ें जो कहानियाँ वहानियाँ सब कुछ किताबों में ग्रंथों में लिखी हुई है, आप चाहो जहाँ से इनको पढ़ सकते हो। आपको वही चीज़ें मैं उपलब्ध कराऊंगा, वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो। तो हम बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में, इनके आगे की जो चर्चा है वो। तो बप्पा रावल को, जो बप्पा रावल है, इनको मेवाड़ या गुइल वंश जो है उसका वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। गुइलों का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? बप्पा रावल को। तो गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुइल वंश के ये वास्तविक वंश के
वास्तविक संस्थापक। कौन थे? बप्पा रावल। ये थे गोइल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी उपाधियों की, क्या क्या इनकी उपाधियाँ थी। कोई तो कहते हैं कि रावल इनकी एक उपाधि थी, बप्पा इनका नाम था। कोई कहते हैं कि बप्पा उपाधि थी, रावल इनका नाम था। जो भी था वो, लेकिन जो एक इतिहासकार हुए अपना, उनका नाम है GH ओझा। GH ओझा। GH ओझा के अनुसार इनका जो मूल नाम था, वो मूल नाम था इनका क्या? कालभोज। कालभोज इनका मूल नाम था। किसके अनुसार? GH ओझा के अनुसार इनका मूल नाम क्या था? कालभोज। अब अगर हम बात करें इनकी प्रारंभिक उपाधि, जो इनकी उपाधियां थी, कौन कौन सी इनकी उपाधियां थी? उपाधियां, एक बार जो भी हम राजा महाराजा के बारे में चर्चा करें, उनका एक जो सामान्य परिचय है, उनकी उपाधियां क्या क्या, उनके उपनाम में, उनके बारे में हम थोड़ा सा पहले ही अध्ययन कर लेंगे। तो इनकी जो उपाधियां हैं, इनको एक तो कहते हैं हिंदू सूर्य, एक उपाधि। एक जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि इनकी चकवे। चकवे, ये भी इनकी एक उपाधि थी। किसकी? बप्पा रावल की। चकवे की इनको उपाधि दी गई। एक कहा जाता है इनको राजगुरु। जब हम मेवाड़ के गोइलों में या सिसोदिया में जब हम आगे आगे चर्चा करेंगे तो हर एक शासक की कुछ न कुछ उपाधियां हमको मिलेगी। जब हम कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे तो उनकी बहुत उपाधियां, बहुत उपनाम निकलकर अपने सामने आएंगे। ये तो थी इनकी उपाधि। कौन सी? हिंदू सूरज, चकवे और राजगुरु की इनकी प्रारंभिक उपाधियां थी। अब इसके बाद हम बात करें, GH ओझा ने तो इनका जो मूल नाम है वो क्या बताया? कालभोज। उपाधियां हिंदू सूरज, चकवे, राजगुरु की। कहते हैं कि सर्वप्रथम मेवाड़ में इन्होंने क्या? सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के। मेवाड़ में इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, जो कि कितना? 115 ग्रेन का था। जो सोने का सिक्का इन्होंने चलाया, जो सिर्फ इनका एक ही सिक्का मिला सोने का, ये नहीं कि इन्होंने बहुत सिक्के, जब एक सिक्का इनका मिला जो सोने का था और उसका जो वजन था वो था 115 ग्रेन के लगभग, वो सिक्का था इनका। किनका? बप्पा रावल का। तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए किसने? बप्पा रावल ने। जो सोने के सिक्के चलाए, इन पर, इन सिक्कों पर, इस सिक्के पर कामधेनु का चित्र अंकित था। कामधेनु से, कामधेनु का चित्र इन सिक्कों पर भी अंकित था। तो सर्वप्रथम मेवाड़ में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर कामधेनु का चित्र अंकित था और इन सिक्कों का जो वजन था वो कितना था? 115 ग्रेन का। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए? तो बप्पा रावल ने। वजन कितना था? 115 ग्रेन का। सिक्कों पर किनका चित्र अंकित था? तो कामधेनु का, कामधेनु गाय, तो इनका चित्र अंकित था। इसके बाद हम बात करें, ये तो इनकी प्रारंभिक चर्चा। अब जो इन्होंने मान मौर्य को हराया, जो चित्तौड़ का, कहते हैं कि ये मौर्य वंश का शासक था या मौर्य वंश से इसका सामीप्य स्थापित किया जाता है, जो भी था। तो इन्होंने मान मौर्य को हराया। तो कब हराकर उसको इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो इसकी दो तिथियां अपने सामने निकल कर आती हैं। अगर उनके बारे में हम चर्चा करें कि वो दो तिथि कौन कौन सी है, तो एक तो आती है 734 ईस्वी। इन्होंने जो मेवाड़ पर शासन किया वो कब किया? 734
ईस्वी, और एक तिथि आती है अपने सामने 713 ईस्वी। अब कौन सी तिथि माने, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अपने 734, जो कि किसके अनुसार है, श्यामल दास के अनुसार, जो वीर विनोद के लेखक है। और जो 713 है ये किसके अनुसार है, जेम्स टोड के अनुसार। अब एग्जाम में अगर मान लो कि अपने 734 भी आ जाए, 713 भी आ जाए, तो किस तिथि को हम सही माने, तो हमें 734 वहां पर मानना है। अगर 734 ऑप्शन में ना हो और 713 ही ऑप्शन में हो, तो फिर हमको 713 पर ही टिक करना है और 713 ही अपना आंसर रहेगा। तो 713 ईस्वी, 734 ईस्वी में इन्होंने मानमोरी को हराकर, किसको, मानमोरी हराकर चित्तौड़ पर अपना राज्य या अपना शासन स्थापित किया। कब, 734 में। अब ये तो ही इनकी प्रारंभिक बात। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने नागदा में, बप्पा रावल ने नागदा में एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर को कहते हैं सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु, या इसी को हम कह सकते हैं सास बहु। सास बहू का मंदिर, मंदिर का इन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। कहाँ पर, नागदा में इन्होंने सहस्त्रबाहु या सास बहू मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। इन्होंने ही उदयपुर में, उदयपुर के पास है कैलाशपुरी, तो उदयपुर में इन्होंने एक लिंग, एक लिंग जी, तो उदयपुर में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। एक लिंग जी जो थे, तो मेवाड़ के जो शासक थे ये एक लिंग, स्वयं को तो एक लिंग जी का दीवान मानते थे, यानी कि प्रधानमंत्री ये स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मारकर ही मेवाड़ पर शासन करते थे। ये कहते हैं कि हमारे राजा तो कौन है, एक लिंग जी महाराज, मतलब एक लिंग जी शंकर भगवान, तो हमारे राजा कौन है, एक लिंग जी, हम तो उनके क्या है, दीवान। तो ये स्वयं को उनके दीवान मानकर ही मेवाड़ पर अपना शासन करते थे। अगर जैसे हमने बात की कि G.H. ओझा ने इनका जो मूल नाम है वो तो कालभोज बताया, इसी तरह एक इतिहासकार और हुए, उनका नाम था C.V. वेद। क्या, C.V. वेद। इस C.V. वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की, चार्ल्स मार्टेल से। चार्ल्स मार्टेल जो कि एक फ्रांसिस सैनिक था, ये इसने भी अपने बिखरे हुए राज्य को समेटा और वहां पर अपना शासन स्थापित किया। इसी प्रकार ये भी एक प्रारंभ में एक सैनिक था और बप्पा रावल भी प्रारंभ में एक सैनिक थे और इन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया। तो C.V. वेद ने तो चार्ल्स मार्टेल, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, चार्ल्स, राजस्थान का चार्ल्स मार्टेल किसे कहा गया, तो बप्पा रावल को। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किसने की, तो C.V. वेद ने। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज किसने बताया, तो G.H. ओझा ने। बप्पा रावल की उपाध्याय हिंदू सूर्य चकवे राजगुरु। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सिक्के का वजन 115 ग्राम, जो सिक्का था उस पर कामधेनु का चित्र अंकित था। 734 में इन्होंने चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित किया श्यामल दास के अनुसार, और 713 में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। दोनों ने अलग अलग तिथि बताए, लेकिन सर्वमान्य तिथि जो है वो 734 ईस्वी आपको माननी है। नागदा में सहस्त्रबाहु या सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया और उदयपुर के पास एक कैलाशपुरी नामक स्थान पर एक लिंग जी का इन्होंने निर्माण करवाया। ये तो थी इनकी बप्पा रावल के बारे में जानकारी। कहते हैं कि इन्हीं के समय में, किसके समय, बप्पा रावल के समय में एक अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम था सलीम। तो बप्पा रावल के समय कहते हैं कि जो एक अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम था, जो गजनी का शासक था, बप्पा रावल के समय गजनी का शासक, गजनी का
शासक था सलीम। तो जो गजनी का शासक जो सलीम था, तो कहते हैं कि बप्पा रावल ने इसको भी पराजित किया। सलीम को बप्पा रावल ने पराजित किया। और जो बप्पा रावल का जो शस्त्रागार था, बप्पा रावल का शस्त्रागार कहाँ था? रावलपिंडी, जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, रावलपिंडी। तो ये बप्पा रावल का क्या था? शस्त्रागार था। रावलपिंडी। तो रावलपिंडी की जो स्थापना है वो भी, जो रावलपिंडी जो शहर है वो किसने बसाया था? बप्पा रावल के द्वारा ही रावलपिंडी जो पाकिस्तान का शहर है वो बसाया गया। वैसे बाप ने बेटे को बहुत कुछ दिया। तो रावलपिंडी जो बप्पा रावल का क्या था? ये शस्त्रागार था। तो ये तो हुई बप्पा रावल के बारे में चर्चा। इसके बाद हम जो अपना अगला शासक होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अपना अगला शासक है वो रहेगा अलट, राव अलट या रावल अलट। तो ये तो थी बप्पा रावल के बारे में चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी आपको दी वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप एक नोटबुक तैयार करो और जिस तरह से मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज में वो नोट्स कंप्लीट कर लो, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो अब हम चर्चा करेंगे रावल अलट के बारे में। रावल अलट। रावल अलट को आलू राजा भी कहते हैं। ये इनका एक उपनाम है। रावल को आलू राजा भी कहते हैं। कहते हैं कि जो रावल अलट है इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो एक ही फैक्ट है कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वो रावल अलट के द्वारा किया गया। क्या कि मेवाड़ में नौकरशाही या अधिकारी तंत्र का इनको क्या जन्मदाता माना गया है। नौकरशाही ओब्लिक अधिकार तंत्र। तो कौन थे वो? नौकरशाही अधिकार तंत्र का जन्मदाता किसको माना गया? रावल अलट को इनका जन्मदाता माना गया है। जो मेवाड़ के गुइलों की जो राजधानी नागदा थी, उस राजधानी को इन्होंने परिवर्तन किया नागदा से। और इस राजधानी को नागदा के साथ साथ इन्होंने, नागदा तो राजधानी प्रारंभिक राजधानी तो थी सही इनकी, लेकिन नागदा के साथ साथ इन्होंने आहड़ को भी अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। कहते हैं कि रावल अलट ने, कौन? रावल अलट ने एक हूण राजकुमारी थी। हूण राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? हूण राजकुमार थी, जिसका नाम था हरिया देवी, जिससे इन्होंने विवाह किया। हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। तो ये इतने इनके बारे में फैक्ट है। रावल राजा, इनको आलू राजा भी कहते हैं। नौकरशाही या अधिकारी तंत्र के इनको मेवाड़ में जन्मदाता माने जाते हैं। नागदा, इन्होंने इसके साथ आहड़ को भी अपनी राजधानी बनाया और हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। ये थी रावल अलट के बारे में जानकारी। अब इसके बाद जो अपना अगला शासक है वो रहेगा राव जयत्र सिंह। यहीं से इनका मेवाड़ के राजाओं का कालक्रम भी शुरू होता है। यहीं से आपको इनके टाइम देखने को मिलेगा। फिर आगे लगातार एक के बाद एक राजा महाराजा का समय हम पढ़ेंगे कि किस समय से लेकर किस समय तक इन्होंने शासन किया। अब जो अपना अगला शासक रहेगा इसके बाद वो रहेंगे जयत्र सिंह।
तो अगला अपना शासक है वो है जैत्र सिंह। कौन? जैत्र सिंह, रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह, जैत्र सिंह। जो रावल जैत्र सिंह है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1213 से लेकर 1213 से लेकर 1252 के बीच इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। 1213 से 52 के बीच इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। अब इनके शासनकाल की जो घटना है, अगर उन घटनाओं पर हम एक दृष्टि डालें, अगर उन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करें, तो कहते हैं कि रावल जैत्र सिंह के समय जो दिल्ली का सुल्तान था रावल जैत्र सिंह इस समय दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासक बोल दो, जो था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। तो जो इल्तुतमिश था, इसने नागदा पर आक्रमण किया और कहते हैं कि नागदा को इसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो जब इल्तुतमिश के समय इसने नागदा पर आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया, तो इनके बीच मेवाड़ पर आक्रमण किया था वो नागदा, तो इनके बीच में एक युद्ध हुआ, वो युद्ध है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। जो भूताला का जो युद्ध है, इस युद्ध की अगर हम तिथि देखें तो 1227 में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? रावल जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बीच ये भूताला का युद्ध हुआ। कब? 1227 ईस्वी में। इस युद्ध में बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में आखिरकार इल्तुतमिश पराजित हुआ और जैत्र सिंह की विजय हुई। जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध की जानकारी हमें जहाँ से मिलती है वो एक ग्रंथ है जिसका नाम है हम्मीर मद मर्दन। युद्ध की जो जानकारी, इस युद्ध की क्या जानकारी का जो स्रोत है वो है हम्मीर मद मर्दन। इसके रचयिता है जयसिंह सूरी। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है हम्मीर मद मर्दन। इस ग्रंथ में हम्मीर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? इल्तुतमिश के लिए। हम्मीर मद मर्दन, हम्मीर का मद यानी कि मान, मर्दन यानी कि कहते हैं कि उनका जो मान सम्मान था उसको चकनाचूर कर दिया, तो हम्मीर का मद मर्दन कर दिया। तो हम्मीर यानी कि इल्तुतमिश का मद मर्दन। तो हम्मीर जो शब्द है इस ग्रंथ में वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? इल्तुतमिश के लिए उस ग्रंथ में हम्मीर शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? जयसिंह सूरी के द्वारा। इस युद्ध के अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 1231 में जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। बात की थी अलट, अलट ने तो नागदा के साथ अहाड़ को भी अपनी राजधानी बनाया, लेकिन इसने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। जैत्र सिंह ने, क्योंकि इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया तो नागदा को इसने तहस नहस कर दिया, तो उसके बाद इसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जैत्र सिंह ने। प्रारंभिक राजधानी तो इनकी थी नागदा, जो कि बप्पा रावल ने बनाई। उसके बाद अहाड़ किसने?
रावल अलट ने बनाए। फिर चित्तौड़ किसने? रावल जयद्रथ सिंह ने राजधानी बनाए। तो इनकी जो राजधानियों का क्रम है वो क्या है? सबसे पहले तो थी इनकी नागदा, फिर इसके बाद आए आहड़, फिर इसके बाद आए चित्तौड़, जो कि बहुत लंबे समय तक चित्तौड़ ही इनकी राजधानी रही। तो इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। अब जो एक शासक थे था जो एक शासक थे उनका नाम मतलब डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनको मध्य काल का, जो इनका जयद्रथ सिंह का जो शासन काल था डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, ये तो था इनका भूताला का युद्ध। अब जो इनके बारे में जो जानकारी और मिलती है अपन को वो है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दशरथ शर्मा तो दशरथ शर्मा ने इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा। ये तो थी जयद्रथ सिंह के बारे में जानकारी। अब इनके बाद जो अपना अगला शासक रहेगा वो रहेगा तेज सिंह। तो तेज सिंह के बारे में भी हम आज इसी क्लास में उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की जो अपना सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो मेवाड़ के गोइलों के जो नेक्स्ट शासक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिखकर उस चीज़ से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद। अपने तैयारी में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि आगामी समय में अब बहुत भर्तियाँ आने वाली हैं। जैसे RS आएगी, स्कूल व्याख्याता की आने वाली, सेकंड ग्रेड की आने वाली, पटवारी की भर्ती आने वाली, सब वैकेंसी जो वैकेंसी आएगी उन सभी भर्तियों में आपके लिए राजस्थान का जो इतिहास है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। एक दिन हम भी जीत जाएंगे, क्योंकि हार वो चीज़ नहीं कि जो हर बार हमें हरा सके। एक बार हम हार को स्वयं हार बनाकर गले में पहन लेंगे।